गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका मैं इसबगुल प्रोसेसर्स एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे निमंत्रण को स्वीकारते हुए आप सब लोग इधर उपस्थित रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अश्विन नायक, प्रेसिडेंट इसबगुल प्रोसेसर्स एसोसिएशन, और मेरी जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं राकेश पटेल, जो हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। मेरे राइट साइड में जो बैठे हैं हितेश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट है, अमित भाई पटेल ट्रेजरर, और अभिषेक शाह जॉइंट ट्रेजरर। ये हमारी टीम है। आज जो भी मैं एक बार पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, हमारा एसोसिएशन का है 3-4 मिनट का, उससे आपको एसोसिएशन के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। उसके बाद मैं एक पूरी ब्रीफिंग दे दूंगा, और बाद में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो ज़्यादा करके मैं और राकेश भाई लेंगे। तो ये अपना आज का प्रोग्राम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा मैं पहले आपको इसबगुल के बारे में बता दूं। एक जो हमारे जानकारी में जो नॉलेज है में है, या हम लोग जैसे जानते हैं, इसबगुल एक कब्ज के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हम लोगों को भी इवन इंडिया में पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड पर्टिकुलरली यूरोप और यूएसए में पिछले 10-15 साल से ये एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में चल रहा है। बहुत बड़ी डिमांड इसकी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में है, मेनली वेट कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो इवन हम लोग इधर इंडिया में जानते नहीं हैं, या जानना नहीं चाहते, या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग इजीली बता पा रहे हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और उधर ये प्रोडक्ट काफ़ी भारी मात्रा में बिक भी रहा है। दूसरा, इसका जो मेन चीज़ है वो इंडिया से हम लोग काफ़ी एग्रीकल्चर चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दूसरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री में भी क्रॉप होता है, उसमें हमारा कॉम्पिटिटर भी होता है। ओनली एक ही प्रोडक्ट ऐसा है इसबगुल कि इंडिया के अलावा दूसरे कहीं भी नहीं हो रहा है। खाली इंडिया ही इसका सप्लायर है, और इसका सबसे बड़ा कंजप्शन कंट्री है वो यूएसए है। उसके अलावा यूरोप में भी अभी काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है, और पिछले 10-15 साल में दूसरे छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज इसमें जुड़े हैं, जो पहले 20-25 साल पहले नहीं थे। तो ये एक हमारा मोनोपोली प्रोडक्ट है, और ये जो इंडस्ट्रीज है वो सालों से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के हिसाब से ही काम कर रहा है। करीबन 90% एक्सपोर्ट होने के कारण इसके अंदर गवर्नमेंट सालों से टैक्स में छूट दे रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है उसमें इवन जीएसटी लगने के बाद भी एक्सपोर्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो जीएसटी का रिफंड मिलता है। वही चीज़ इसबगुल के अंदर भी है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो मुश्किल है वो लिक्विडिटी ब्लॉकेज की है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है उसके पास करीबन 1 साल के ऑर्डर्स होते हैं। हमको जो इसका प्रोक्योरमेंट है वो सीजन के टाइम पे कर लेना पड़ता है 3-1 महीने में, और हमारा जो जीएसटी का अमाउंट है वो करीबन 9 महीना से 12 महीने तक ब्लॉकेज रहता है। तो जब ये वेट था जीएसटी आने से पहले, उस टाइम पे हम लोगों ने इधर गुजरात गवर्नमेंट में हमारे चीफ मिनिस्टर मोदी साहब थे, उनसे मिले थे, और हमारा एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो वेट के अंदर ही इसको 0% टैक्स में गुजरात गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया था। और उस टाइम पे भी कुछ ऑफिसर्स से हमको दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉल्यूशन उस टाइम के गृह मंत्री श्री अमित शाह थे, उन्होंने करवाया, और तुरंत ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करके इसको 0% में लागू करवाया। तो वेट के टाइम पे ये प्रोडक्ट के ऊपर 0% ही जीएसटी लग रहा था। उसके बाद जब जीएसटी आया तो जीएसटी लागू करने से पहले हम लोगों ने दिल्ली में जाके रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये प्रोडक्ट 0 के अंदर है, वेट के अंदर। तो अभी आपका जो भी नया रेजिम आया उसके अंदर इसको 0% में ही रखें, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है। ये रिप्रेजेंटेशन हमने उस टाइम पे MOS फाइनेंस थे अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के मंत्री, उनके थ्रू करवाया था। उन्होंने
हमारे जो बॉडी के मेंबर थे उनसे 2-3 बार मीटिंग की और बोले कि नहीं, मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और आपका 0% हो भी चुका है। वो करने के बाद हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया कि 0% हो गया है। लेकिन जब ऑन पेपर जो सर्कुलर्स आए उसके अंदर ऑफिसर्स ने एक चीज़ डाल दी कि फ्रेश इसबगोल सीड्स के ऊपर 0% है, लेकिन ड्राई या फ्रोजन किया हुआ जो सीड्स है इसके ऊपर 5% है। मतलब एकदम सीधा क्लियरली 0% के अंदर इसको रखा नहीं, तो इंडस्ट्रीज कंफ्यूजन में पड़ गई। इंडस्ट्रीज को लगा कि अगर हम लोग इसको 0% में ट्रेड करेंगे, कहीं पिछले 2-4 साल की जिम्मेदारी एक साथ हमारे पर नहीं आए, वो सोच के इंडस्ट्रीज ने 5% GST पे ही काम शुरू किया, जो पिछले 7-8 साल से चल रहा था। अलग अलग APMC से हम लोग सीड खरीदते हैं और सीड को इंडस्ट्री में ले जाके प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हस्क बनती है, वो हस्क हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसका करीबन 30 लाख बैग्स, 75 किलो की एक बैग्स होती है, उसका क्रॉप है 30 से 35 लाख, 35 लाख भी बोल सकते हैं हम लोग। और वो 35 लाख बैग्स के साथ करीबन 60 से 70 हज़ार फार्मर्स जुड़े हुए हैं। उसमें 60-70% क्रॉप जो है गुजरात राजस्थान की बॉर्डर से, राजस्थान से आता है। 30% जो क्रॉप है वो गुजरात में होती है। वो मेनली ऊंझा APMC में आके ट्रेड होता है और अभी राजस्थान की छोटी मोटी मंडियों में भी ट्रेड होता है, लेकिन उधर से फाइनल ट्रेड के लिए ऊंझा में ही आता है। और ऊंझा से ज़्यादा करके इसबगोल इंडस्ट्रीज वाले प्रोक्योर करते हैं। इसबगोल की जो इंडस्ट्रीज है वो भी 70 से 80% ऊंझा के आजू बाजू में ही सिचुएटेड है। करीबन अभी पिछले 5-7 साल में राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी नए प्रोत्साहन और सब्सिडी देने के कारण राजस्थान में भी अभी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है और 20% इंडस्ट्रीज राजस्थान में अभी सेटअप हुई है। तो ये जो 7-8 साल हम लोगों ने टैक्स भरा, लेकिन पिछले 2-3 साल से इंडस्ट्रीज वापस एक थोड़ा चैलेंजेस फेस कर रही थी। मेनली जब US ने टैरिफ लगाया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मार्केट हमारा US है, तो पहले हम लोगों को टैरिफ के कारण चैलेंजेस आए। उसके बाद गल्फ वॉर आई और अभी गल्फ वॉर के कारण हम सब लोग ये तो जानते हैं कि गल्फ की ओर जाने वाले कंटेनर के फ्रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अभी तक ज़्यादा करके मीडिया में कहीं नहीं भी आया, यूरोप अमेरिका के फ्रेट जो कंटेनर के 3 महीने पहले $2,500 चल रहे थे, वो आज $10,000 है। मतलब 4 गुना फ्रेट उसमें भी बढ़ चुके हैं। तो ये अलग अलग इस टाइप के चैलेंजेस इंडस्ट्रीज फेस कर रही थी। तो लास्ट ईयर जब टैरिफ आया उसके बाद से हम लोगों ने वापस गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा कि हम लोगों को इसमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि इसमें फ्रेश किसको गिने और हम लोग इसका इनवॉइसिंग कैसे करें। क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं, जैसे धनिया है तो हम लोग वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वहाँ भी धनिया मिलता है। किराने के स्टोर में जो धनिया मिलता है वो ड्राई होता है। मेथी है तो मेथी की भाजी भी खाते हैं और ड्राई मेथी भी किराने की शॉप से लेते हैं। टर्मरिक है तो आपको फ्रेश टर्मरिक भी मिलेगी, ड्राई टर्मरिक भी मिलती है। जिंजर भी ऐसे ही मिलता है, चिली भी ऐसे ही मिलती है। लेकिन इसबगोल में ऐसा कुछ नहीं। इसबगोल का सीड जो है वो एक सिंपल सीड ही है और वो फ्रेश ही है, उसका कोई भी वर्जन वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्लैरिफिकेशन मांगा। लास्ट सितंबर में हमारी इंडस्ट्रीज ने स्ट्राइक की, 1-1.5 महीना मंडी बंद रही, इंडस्ट्रीज बंद रही। थोड़ा बहुत हम लोगों ने मीडिया में न्यूज़ दिए। उस कारण हमको दिल्ली से जो टैक्स रिसर्च यूनिट है उन्होंने उधर बुलाया और उधर बुलाने के बाद उधर के जो हायर ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि आपके ऊपर तो 0% टैक्स ही, आप 5% क्यों लगा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की गलती है कि आप 5% लगा रहे हैं, आपको 0 ही लगाना है प्रेस करके। लेकिन इधर 7-8 साल से जो कमीशन एजेंट्स हैं जो फार्मर का काम करते हैं, उन्होंने 5% लगा के इन्वॉइसिंग की थी। तो वो बोलने लगे कि हमको अभी कुछ ना कुछ नया लिखा हुआ चाहिए गवर्नमेंट की ओर से क्लैरिफिकेशन, तभी हम लोग इसको 0% इन्वॉइसिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग 0% इन्वॉइसिंग नहीं करेंगे। हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि हमको इसमें आप कुछ लिख के दीजिए। वो बोले कि आप गुजरात और राजस्थान के जो GST डिपार्टमेंट है उधर से एक रिप्रेजेंटेशन भेजिए, हम लोग क्लैरिटी देंगे। हमने इधर आके वो क्लैरिटी भेजी, उसमें 2-3 महीने लग गए। वापस दिसंबर में गए, बोले क्लैरिटी हमको मिल गई है लेकिन अभी बजट आ रहा है, हम लोग बिजी है, हमारे यहाँ से आने में टाइम लगेगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आपको ये क्लैरिटी GST काउंसिल में ही दे पाए। और GST काउंसिल कब मिलेगी हमको पता नहीं है। GST काउंसिल आप सब लोग जैसे जानते हैं अभी 1-1 साल के बाद मिलती है। लास्ट GST काउंसिल लास्ट सितंबर में मिली थी, जब मोदी जी ने वो टैक्स
स्लैब चेंज किया था, उसके बाद से लेके आज तक कोई भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई है। फिर उन्होंने ही हमको सजेशन दिया कि आप गुजरात के जीएसटी डिपार्टमेंट में एडवांस रूलिंग में जाइए, एडवांस रूलिंग में आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तो हमने इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट रख के एक एडवांस रूलिंग फाइल किया। वो एडवांस रूलिंग का रिजल्ट हमको ये साल के मई एंड में मिला। उसमें उन्होंने हमको फ्रेश के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया और ये क्लैरिफिकेशन दिया कि जो एपीएमसी के अंदर आके जो सीड बिकता है वो आप एज ए फ्रेश करके बेच सकते हैं और उसके ऊपर 0% ही टैक्स है। तो वो जानने के बाद 1 जून से लेके जुलाई 25 तक 2 महीना हमारा ट्रेड सुचारू रूप से चला, 0% में इन्वॉइसिंग हुई। लेकिन एडवांस रूलिंग में भी 2-3 कन्फ्यूजन है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि एडवांस रूलिंग जो एप्लीकेंट है उसको ही लागू पड़ता है, दूसरे स्टेट ऐसा मानते हैं कि जो स्टेट में लागू जो एडवांस रूलिंग आया उसी स्टेट को ही लागू पड़ता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए राजस्थान के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने राजस्थान में नया एडवांस रूलिंग मांगा। तो राजस्थान में जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने बोला कि गुजरात से ऑलरेडी मिला हुआ है तो आप फाइल कर दीजिए, हम लोग आपको एकदम स्पीड में 15-20 दिन में एडवांस रूलिंग दे देंगे और ज़्यादा करके आपकी फेवर में ही आएगा। तो उन्होंने उधर फाइल किया। वो फाइल करने के बाद लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उधर से जो एडवांस रूलिंग आई वो गुजरात के एडवांस रूलिंग से रिवर्स में आई और उन्होंने प्रेस की जो डेफिनेशन है वो अलग की और उन्होंने ऐसा माना कि ये प्रेस के अंदर नहीं आता, इसके ऊपर 5% लगना चाहिए। तो ये 2 कन्फ्यूजन क्रिएट हुए और इसके कारण करीबन 26 जुलाई को ये 25 जुलाई को उनका ये आया था एडवांस रूलिंग। उसके दूसरे दिन से मंडियाँ वापस बंद हो गई, गुंजा मंडी बंद हो गई जो सबसे बड़ी है, पर्टिकुलरली इसबगुल के ऑक्शन कम्प्लीटली बंद हो गए। राजस्थान में भी ट्रेड होल्ड हो गया और पिछले 1 महीने से वापस इंडस्ट्रीज एकदम रुक सी गई है क्योंकि ट्रेड पूरा बंद हो गया है। हम लोग वापस गवर्नमेंट के पास गए, जीएसटी ऑफिशियल्स को मिले, गुजरात गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर को भी पहले भी मिले थे, कल भी मिले। गुजरात गवर्नमेंट हमारे साथ है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग वापस दिल्ली जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, लेकिन अभी भी जीएसटी काउंसिल कब मिलने वाली है किसी के पास पता है नहीं। अगर आगे और 1-2 महीना या कुछ ज़्यादा लंबा टाइम निकल जाता है और ये ट्रेड होल्ड रहता है तो जो पूरा एक्सपोर्ट है करीबन 5-6 करोड़ का एक्सपोर्ट है, इंडियन रुपीज़ में 5-6 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है हस्त का, और जो डॉलर में गिने तो 50-55 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट्स है, वो भी आगे जाके इफेक्ट हो सकता है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के पास स्टॉक था वही अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। मंडियाँ बंद होने के कारण अभी आगे हफ्ते 15 दिन में वो स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमको अगर सीड्स नहीं मिलती है तो एक्सपोर्ट भी आगे जाके काफ़ी बैडली इफेक्ट हो जाएगा। उससे कंट्री की जो इमेज है बाहर की कंट्रियों में वो भी इफेक्ट हो सकती है क्योंकि डिलीवरीज जो देनी होती है एक्सपोर्टर्स को वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाएंगे। हम लोग गवर्नमेंट से इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन चाहते हैं, एक इमीडिएट उनकी ओर से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। फ्रेश ड्राई ये सब टेक्निकलिटी अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट होता है वो अल्टीमेटली हम लोगों को वो लोग रिफंड ही करते हैं। क्वेश्चन जो भी है वो ब्लॉकेज का है और जो 10% इंडिया में बिकता है वो हस्क होने के बाद वैसे भी 5% जीएसटी में आता है, तो वो तो हम लोग ऑलरेडी उसके लिए तैयारी है 5% जीएसटी के जो 10% डोमेस्टिक में जो बिजनेस होता है। तो इसमें कहीं भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं है, लेकिन ये टेक्निकलिटी के कारण पूरा एक जो इंडस्ट्रीज इंडिया का मोनोपोली वाला इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और दोनों जगह गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक दूसरे से बात करे और दो गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन लाए। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ा हमको सॉल्यूशन मिल सकता है जो हम लोगों को लग रहा है वो दिल्ली से ही मिल सकता है। तो अगर दिल्ली से मिल जाता है तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राजस्थान में जो AAR का रूलिंग आया है उसके खिलाफ राजस्थान के जो ट्रेडर्स है वो AAR करके ऊपर की अथॉरिटी है उसमें एक नया एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली से कुछ भी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो AAR उसकी कोई भी अहमियत नहीं रहती है और ट्रेड इजीली शुरू हो सकता है और जो एक्सपोर्टर्स की मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो सकती है। आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना चाहती है, MSMEs को प्रमोट करना चाहती है। ये पूरी इंडस्ट्रीज MSME इंडस्ट्रीज में ही आती है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से MSMEs के लिए फंड अवेलेबल कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इधर इजीली जो फंड हमारे पास अवेलेबल रह सकता है वो ब्लॉक हो रहा है।
उसको खाली टेक्निकलिटी के कारण हम लोग वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर दूर कर दे तो इंडस्ट्रीज के ज़्यादा करके सभी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से जो फार्मर्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, वो मंडियों में माल लेके आ रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा है तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो माल छोड़ के वापस जा रहे हैं, माल छोड़ के जाते हैं जब कमीशन एजेंट के यहाँ तो उधर भी उनको गोडाउन के भाड़े लगते हैं। और राजस्थान की मंडियों में, गुजरात की जो मंडियाँ है, सब जगह पे जो भी फार्मर्स जा रहे हैं वो पिछले 1 महीने से तो ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 60-70 हज़ार फार्मर्स हैं वो अभी पहले की तरह नहीं है कि एक ही टाइम पे माल बेच सकते हैं। वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं फार्मर, उनके पास भी माल अवेलेबिलिटी रहती है पूरे साल के लिए, और वो अपने जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होती है उस टाइम पे माल बेचने के लिए आते हैं। तो साथ साथ में फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मंडी बंद रहने की वजह से ये भी एक बड़ी इफेक्ट आती है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है कि पिछले 1-1.25 साल से ये जो चीज़ें चल रही है उसके कारण आगे जाके फार्मर इसकी सोइंग कम कर दे, कल्टीवेशन ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। और वो अपने देश के लिए ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हम लोग एज ए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी क्रॉप बढ़े, इसके यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, क्योंकि अपना मोनोपोली वाला आइटम है, इसका यूज़ पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, तो इसका कल्टीवेशन बढ़े। लेकिन ये जो पूरा इश्यू चल रहा है उसके कारण आगे जाके कल्टीवेशन इसका कम हो सकता है, वो भी एक सबसे बड़ी आशंका है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन है, ये मेरी ओर से हमारा जो ओवरऑल स्टेटस है आज का उसका ब्रीफिंग था। आपके अभी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग लेंगे। थैंक यू। सर, अगर समझिए फॉर इंस्टेंस अगर 2-3 महीने तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता तो आप लोग ने क्या प्लान किया, आप लोग का फर्दर एक्शन क्या होगा? जब तक हमको काउंसिल से या सेंट्रल से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिले तब तक हम पूरा परचेजिंग बंद किया हुआ है, क्योंकि अननेसेसरी जो 5% का टैक्सेस है वो एक साइड से तो गवर्नमेंट ऐसे ही बोलती है कि आपको टैक्स में एप्लीकेबल है ही नहीं और आप टैक्स क्यों लगा रहे हो। तो हमने उसी मिनट पे सब ब्लॉक कर दिया है कि परचेजिंग हम नहीं करेंगे जब तक रिटर्न में उसका क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा क्लैरिटी का रिक्वेस्ट सिंस 2017 से चल रहा है। हमने काफ़ी बार प्रेजेंट किया इसके लिए, लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं मिला, तब जाके हमको ये स्टेप लेना पड़ता है। अभी जो आपका ये फंड ब्लॉकेज हो रहा है तो ऑलमोस्ट पूरा इंडस्ट्री का कितना फंड ब्लॉकेज होता है 10 महीने का, जो आपने बताया ना? करीबन 250 करोड़ का फंड ब्लॉकेज होता है। तो उससे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आ रही है? वही ज़्यादा करके वो जो पैसा अगर इजीली हमारे पास अवेलेबल हो तो वर्किंग कैपिटल में ही काम में आता है। अच्छा, और दूसरा एक प्रश्न है कि गवर्नमेंट लेवल पे ये जो अगर गवर्नमेंट की मंशा है कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये जो प्रोसेस करनी पड़ती है कि भाई ये चलो ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या गवर्नमेंट की वर्क पॉलिसी को लेकर चेंज करना पड़ता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें कुछ टाइम नहीं है सर, उनके पास दोनों नोटिफिकेशन है। उनको जो नोटिफिकेशन उन्होंने एफएक्यू आंसर दिया था 2017 में कि फ्रेश इसबगोल सीड 0 में आएगा और ड्राई इसबगोल सीड 5% में आएगा, ऐसा करके। तो उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया था, तो वही क्लैरिटी एक लेटर हमको एक लेटर किए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक गुजरात में एडवांस रूलिंग दिया है तो आप एडवांस रूलिंग को ही आप फॉलो करो, ये दिस इज द रूल्स, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इमीडिएट। एक सिंपल लेटर ही चाहिए थोड़ा। अच्छा, आपका एक मेरा प्रश्न ग्लोबल ट्रेड को लेके है कि अभी मोनोपोली टाइप का आपका बिजनेस है ग्लोबली, ठीक है, और यूएस टैरिफ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन योर प्रोडक्ट। सो कितना प्राइस को लेके आपका जो टारगेट मार्केट है उसमें कितनी असर आ रही है प्राइस को लेके? प्राइस को लेके तो क्या, जो जैसे हम पूरा ट्रेड ही बंद कर देंगे तो हमारा जैसे हमारे पास अभी थोड़ा सा जो स्टॉक है तो विद इन द नेक्स्ट 1 वीक टू 15 दिन में हमारा स्टॉक भी खलास हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 महीने से बंद है तो हमारा स्टॉक खलास हो जाएगा तो हमारे शिपमेंट जो है वो सब रुक जाएंगे, तो हम उनको सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट में भी। लेकिन उनके लिए तो ये जो जहाँ से आपके यहाँ से वो माल मिलता है, लेकिन उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होगा ना? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी स्टक हो जाएगी। उनके भी जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल लेवल, तो उनके भी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा उनको, तो वो मैटर भी इश्यू खड़ा हो करेगी ना उनको, तो पूरी कंट्री की इमेज खराब होगी। इंटरनेशनल लेवल अपना प्रोडक्ट में इफेक्ट आएगा,
फिर बड़ी कंपनी में क्या होता है, एक बार उसका सोर्सिंग में प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रोडक्ट ही चेंज कर देंगे, तो मेरा जो अभी मोनोपोली जो इतना हम इनकम जो ला रहे हैं डॉलर में वही कम हो जाएगी फिर।